हाय, वेलकम टू स्टडी ग्लो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस महा चैनल पे और उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज थोड़ा सा स्ट्रेटजीज से हटके मैंने क्लास बनाई है और मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। आज मैं बेसिकली एक चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप हिस्ट्री की कोई भी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं तो तरीका क्या है पढ़ने का और कितना समय लगना चाहिए और किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैप्टर मैं पढ़ के बता देता हूं, ताकि अगर आप पढ़ रहे हैं या अगर आपको एनसीईआरटी का पता नहीं है कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़नी होती है, तो आज मैं खुद आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स यानी कि जिसको हम माइंड मैप कहते हैं, आप वो भी बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उम्मीद है कि आप कमेंट बुक के नीचे लिख सकते हैं, ताकि इसी तरीके से मैं बाकी के चैप्टर भी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँ। मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएं और सही ढंग से जो यूपीएससी की डिमांड है उसको समझें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनकी हमारे लिए कोई भी अहमियत नहीं है, और हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यूपीएससी के पैटर्न में पढ़ना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। और एक टॉपिक मैं क्लास 8 से लेके आया हूँ। सबसे पहले दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज सुहेल तुर्की एंड आई एम टीचिंग हिस्ट्री जीएस, हिस्ट्री एज ऑप्शनल, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर बीइंग एज अ टॉप एजुकेटर। आज मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी, लेकिन उसमें मैंने स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया था। आज मैं आपको चैप्टर ही बताऊंगा। आज बेसिकली हम क्लास 8 की एनसीईआरटी, उम्मीद है कि ये बुक आपके पास होगी। ये बुक का कवर है और इस बुक के अंदर काफी सारे चैप्टर हैं, लेकिन हम लोगों के लिए 5 चैप्टर, जो पहले 5 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का चैप्टर जो डील करेगा वो करेगा हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए बेसिकली जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि अगर मैं चेक करूं तो यूट्यूब के चैनल पे काफी जगह आप लोगों को ये चैप्टर भी मिलेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या आपकी वीडियो में हमें मिलने वाला है सर जो हमें बाकी की यूट्यूब की वीडियोस में नहीं मिला। बेसिकली मेरा यही मकसद है कि एक तो आप ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लें और चैप्टर के साथ साथ आप कुछ चीजें समझ भी जाए जो आप फॉलो कर सकते हैं बाकी के चैप्टर के लिए, यानी कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए और जो तरीके होते हैं वो क्या क्या है, और ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताऊंगा वो है कि बड़े शॉर्ट नोट रखे हैं मैंने। मैं जो पॉइंट लेता हूं वही पॉइंट्स आपको भी फॉलो करने हैं और इसी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले यदि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फाउंडेशन कोर्स और हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल में जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो एक बेहतरीन सुनहरा मौका है आप सबके लिए। आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। 1 जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जहां पे मैं आपके साथ जुड़ूंगा लाइव। और याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। प्लस दूसरा मैंने अभी डिसाइड किया है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द तमिलनाडु बुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। और तमिलनाडु की बुक में हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस बुक में पार्ट बनना चाहता है और चाहते हैं कि हम लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और जल्द ही हम लोग ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले देखिए पार्ट बाय पार्ट अगर ये चैप्टर देखा जाए तो इस चैप्टर में पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1, तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? यह हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हो सकता है मे बी यूपीएससी के जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमें एक पार्ट में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। उस इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं अपने बच्चों को भी अक्सर ये कहता हूं। और क्यों हो सकता है जरा वो समझिएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हिस्ट्री बेसिकली एक डेफिनेशन है जो हमारे लिए बहुत बहुत सही है, और क्योंकि ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है तो हमें बहुत फायदा देगी। तो टॉपिक के तौर पे मैं ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो है वो अपना एक माइंड मैप बना के उसको ये लिख डाले। इसमें लिखा हुआ है कि इतिहास जो है बेसिकली हिस्ट्री
is about finding out how things were in the past and how things have changed. अब यहाँ पे ये बात हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है वो गवर्नमेंट की दी हुई बुक्स है और आप अपनी डेफिनेशन डाल नहीं सकते। तो ये इतिहास की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है और इसका मतलब ये है कि हम यूपीएससी में लिख सकते हैं कि जो इतिहास का मीनिंग है, बेसिकली इतिहास का मतलब ही है अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट, कि पुरानी चीजें कैसी हुआ करती थी, किस तरीके से लोग रहा करते थे, समाज या काफी और भी जितनी पॉलिटिकल सिस्टम थे, इकोनॉमिक सिस्टम थे, रिलीजियस लाइफ थी, वो कैसी हुआ करती थी। लेकिन एक सवाल साथ में ही डाल दिया है, हाउ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इनमें किस तरीके का बदलाव आपको देखना पड़ेगा, यानी अब इनमें चेंज कैसी आ गई है। तो पूरा चैप्टर जो है बेसिकली पूरी आपकी हिस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री हो, उसके बाद आपकी मिडाइवल हिस्ट्री हो, तो ये बात जरा क्लियर हो गई कि इतिहास में आपको पढ़नी पड़ती हैं वो चीजें जो पहले हुई और वो चीजें जो आप बदल रही हैं। तो अब ये डेफिनेशन आप रट्टा मार लें, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पॉइंट लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये होती है अथेंटिसिटी। This is how we read NCERT. The first thing is simply that history is about finding out new things and finding out of how things were in the past and how things have been changed over a period of time. So बेटा ये था मुझे बताना आपको कि कैसे हम लोग जो हिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं तो हम कैसे चीजों को निकालते हैं। बस इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगर आप मूव करेंगे, देखिए टाइम भी बहुत कम लग रहा है और चीजें भी आपको सही से समझ में आएंगी। आप आएंगे कि पार्ट 2 में जब आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने सारी डिलीट कर दी है, मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो हमें यूपीएससी के लिए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन और इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भारत के इतिहास को किस तरीके से डिफाइन किया और क्लासिफाई किया। जी हाँ, 1817 के अंदर जेम्स मिल थे, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे सर, जिन्होंने अपनी किताब, अब ये प्री का क्वेश्चन है, जिन्होंने अपनी एक किताब के अंदर, जिस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ऑलरेडी यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं ये समझूंगा जब मैं लिखूंगा तो मुझे सिर्फ इतना मेंशन करना है, जेम्स मिल की बुक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जेम्स मिल की एक बुक है जो 1817 को लिखी गई। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उसने भारत की इतिहास को डिवाइड कर दिया इनटू 3 पीरियड्स, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला पीरियड जो था उसको कहा गया हिंदू, दूसरा पीरियड है उसको कहा गया मुस्लिम, और तीसरा पीरियड था जिसको उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स। अब सारी कहानी जो है वो इन 3 पीरियड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है, तो ये क्या काम करेगा कि जो तो ऊपर के पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ऊपर वाला दिखाया गया है हिंदू एंड मुस्लिम्स, इनको ये डीग्रेड कर देगा। ये कहेगा कि ये वाले जो पीरियड थे ये अच्छे नहीं थे और इस पीरियड को ये गोल्डन पीरियड कहेगा और कहेगा कि यही वो पीरियड था जब भारत सिविलाइज्ड हुआ, जबकि हम सब जानते हैं कि ये सही नहीं था। यही आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब हम मेंस के आंसर में राइटिंग में लिखेंगे तो हमें उस समय जेम्स मिल के बारे में पता होना चाहिए। इस पूरी स्लाइड से हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी पहली स्लाइड में आपने ये पढ़ा कि इतिहास का मतलब क्या है, दूसरी स्लाइड में आप पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जेम्स मिल ने कही और एक बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ऊपर के 2 पीरियड्स को डिग्रेड किया गया, नीचे के पीरियड को गोल्डन कहा गया। दैट्स इट। बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही बाकी के चैप्टर भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवाई जाए तो जरूर कॉल कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि मैं आपका एक प्रॉपर गाइड बनूं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल, मिल की ही बात को पूरा करते हैं। तो मिल कहते हैं, ये आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखते हैं कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज थी वो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन की थी, यानी कि देन यूरोप। ये यूरोप को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यूरोप जो था वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है और इंडिया
क्योंकि वर्ड इंडिया नहीं है, एशियन है, तो मान लीजिए इंडिया भी इंक्लूड कर दिया। कि एशिया और यूरोप में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, और दोनों के अंदर ये अंतर है कि यहाँ की सिविलाइजेशन और वहां की सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है, यानी कि अपने ही सोसाइटी को वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये जो पीरियडाइजेशन उन्होंने की, इससे हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत सबसे पहले सिविलाइज हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में इसको इस तरीके से करने की कोशिश की ताकि लोगों को यह लगे कि अंग्रेज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। हमने इस पीरियडाइजेशन, अब यहां पे सवाल बनेगा कि क्या आप इस पीरियडाइजेशन को मानते हैं, तो थोड़ा सा इसको बारीक देखिए कि ये जो शब्द है, दिस वर्ड हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, ये शब्द वेस्ट से लाया गया, जहां पे वेस्ट में ये कहा जाता है कि द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद दिस ग्रोथ, यानी ये अपने आप को, इस पीरियड को जो मैंने ये बताया, ब्रिटिश पीरियड को ये मॉडर्न पीरियड कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमें भी यही पढ़ाया गया। ये बेसिकली एक वेस्ट का कंसेप्ट है। और मॉडर्न कहा जाता है वो पीरियड जिसमें ग्रोथ हुई, फोर्सेस लाइक मॉडर्निटी आ गई, साइंस आ गया, रीजन आ गया, डेमोक्रेसी आया, लिबर्टी आ गई, इक्वालिटी। यानी जेम्स मिल का ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ, अच्छी चीजें जितनी भी हुई, वो सारी की सारी ब्रिटिश ने की। ब्रिटिश ही ने यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लाया, ब्रिटिश ने ही यहाँ पे साइंस लाई, ब्रिटिश की वजह से ही यहाँ पे रीजन भी आया, डेमोक्रेसी भी आई, लिबर्टी भी आई, इक्वालिटी भी आई। तो कहने का मतलब यही है कि ऊपर वाले दो हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो डिग्रेडेशन पे जा रहे हैं, और हमने उनको यह बताया कि ये सारी, लेकिन वो ये भूल गया कि जब यहाँ पे अंग्रेजी राज था, ना तो हमें कभी कोई इक्वालिटी मिली, ना ही लिबर्टी मिली, ना ही कोई डेमोक्रेसी थी, रीजन की तो बात ही नहीं है, और जो साइंस आपने यूज किया वो भी अपने फायदे के लिए ही यूज किया। मैं जरा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो मुझे अभी भी याद आता है कि यहाँ पे गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड के अंदर में भी साइंस बहुत फ्लोरिश हुआ था। मैं आपको मौर्यन एम्पायर में ले जाऊं तो आपको डेमोक्रेसी दिखेगी। मैं अगर आपको एक पीरियड ले जाऊं चोला एम्पायर, तो उस समय में भी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन कंपैरिजन करवा के ये दिखाया गया कि भारत के अंदर हम लोगों की वजह से ही ये सारी चीजें आई। यानी कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर सिविलाइजेशन की बात की गई है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है लिंक करके। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो बहुत सारे हिस्टोरियंस, मनी हिस्टोरियन, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, ये पीरियड जो है, पीरियड एज ए कॉलोनियल, उसको कॉलोनियल पीरियड कहा गया है। बिकॉज इन दिस रूल, कॉलोनियल का मतलब होता है जब लोगों के पास ना तो इक्वालिटी होगी, ना तो लोगों के पास फ्रीडम है, और ना ही लोगों के पास लिबर्टी है, नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नो प्रोग्रेस, उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा गया है। तो हिस्टोरियन जो है वो अलग शब्द यूज करते हैं, लेकिन जेम्स मिल स्टिल यही कहते हैं कि नहीं नहीं, इक्वालिटी भी हमने दी, फ्रीडम भी हमने दी, और लिबर्टी। So betterly you can use the word colonial rather than using the word modern for British. We can write down simply British colonial rule rather than using a British modern rule, क्योंकि वो ये कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही आपको मॉडर्न किया। ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब जब ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड देयर मेन गोल वाज टू कंकर मोर एंड मोर एरियाज, उन्होंने भारत में आके सिर्फ अपनी जमीनों को, ये जितनी भी जमीनें भारत के लोगों के पास थी उनसे छीन ली, राजा हो। और ये जो वर्ड है सब्जुगेटिंग, मतलब जब एक वीकर कंट्री को एक अमीर कंट्री अपने अंदर कर देती है, उसको हम कॉलोनियल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी जगह आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, इवन आप ये पॉलिटी के अंदर में भी यूज करेंगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ, या तो पॉलिटिकली उनको अंडर कर लिया जाता है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, कल्चरली भी, यानी समाजी तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे उनको अपने अंडर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आपकी हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी तो आप ये शब्द बार बार सुनेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो हुआ 1600 से लेके 1600 से लेके
आपको ये पढ़ना पड़ेगा टिल 1947 तक, और इस पीरियड की वजह से बहुत भारत को नुकसान हुआ। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, और यहां पे आप नाम पढ़ेंगे जेम्स रेनेल का। ये वो हैं जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर सर्वे किया, और आज जो आप सर्वे देखते हैं ये भी ब्रिटिश के ही टाइम शुरू हुआ था। अब यहाँ पे ये लिखा है अर्ली 19th सेंचुरी, तो याद रखिएगा आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछता है कि बताइए 18वीं सेंचुरी को क्या हुआ, 19th सेंचुरी को क्या हुआ। तो इंडिया में अर्ली 19th सेंचुरी को डिटेल सर्वे शुरू हो गए थे, यानी कि हाउ टू मैप द एंटायर कंट्री, और करने का यही रीजन था कि भारत से ज्यादा माल लूटा जाए। सर्वे सच एज बॉटनिकल सर्वेस, zoological सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे किए गए, लेकिन ये भारत के फायदे के लिए नहीं थे। ये हिंदुस्तान की जमीन को पहचानना था। भारत की हर एक जगह को पहचानने का रीजन यही था कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी तो हम कंट्रोल भी ज्यादा कर पाएंगे। इस तरीके से सर्वे का कंसेप्ट बहुत तेजी से शुरू हो गया, और ये रॉबर्ट क्लाइव के समय जेम्स रेनल जो हैं उन्होंने ये किया, इवन दो वॉन हेस्टिंग ने भी ये करवाया, और ये सर्वे भारत में 1947 तक चलते रहे। उसके बाद जैसे आज हम सर्वे करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने भी इसी तरीके के सर्वे किए थे। सर्वे से आपको जानकारी मिलती है और पता चलता है कि कौन सी जगह फर्टाइल है और कौन सी जगह से हम लोग ज्यादा माल निकाल सकते हैं। यही वजह हुआ कि उन्होंने पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन एरियाज पे सर्वे किया और पता किया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल थी, तो कॉटन के लिए, पेपर के लिए, बाकी चीजों के लिए इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो एंड में हम लोग देखते हैं। पहले हमने पढ़ा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा जेम्स मिल के बारे में। अब इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कि कॉलोनाइजेशन किसे कहा जाता है, इसी में आपने पढ़ा पीरियडाइजेशन किसे कहा जाता है, और 4 पॉइंट में आपने पढ़ा सर्वे किसे कहा जाता है। जब ये चीजें आप कंप्लीट कर जाए तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। उन क्वेश्चन में आपको कहीं पे ये पॉइंट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में भी आपको मदद होगी, यानी कि हार्डली 5 और 6 मिनट में आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और एक अच्छा खासा माइंड मैप आप बना सकते हैं, जहां पे आप एक ब्यूटीफुल माइंड मैप बन सकता है। और स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, यहाँ पे अपने हिस्ट्री को डिफाइन करना है। उसके बाद आप करेंगे जेम्स मिल के बारे में, कि जेम्स मिल कौन था, उसने कौन कौन सी किताब लिखी, उस बुक का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे, मेंशन द बुक, और बुक में क्या कहा गया कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड और यूरोपियंस आर सिविलाइज्ड, इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आप शुरू करेंगे कि किस तरीके से पीरियडाइजेशन हुआ, यहाँ पे आप पीरियडाइजेशन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मुस्लिम, हिंदू एंड ब्रिटिशर्स, जिसे वो क्या कहता है कि हमने इनको मॉडर्न बनाया। फिर आप यहीं पे एक वर्ड बनाएंगे कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन देंगे, कॉलोनाइजेशन में क्या क्या हुआ, सब्जुगेशन किस तरीके से की, और फिर आप यहाँ पे बनाएंगे सर्वे। तो टोटल आपका नोट एक पूरे पेज पे आ जाएगा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सुहेल तुर्की ने आपको कैसे पढ़ाया। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि सुहेल सर आपको और चैप्टर पे इसी तरीके से अपलोड किया जाए, तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जा भी देते हैं, और हम लोगों को काम करने के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है। मैं मानता हूं कि समय के कारण हम लोग अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं हर बच्चे तक भी पहुंचूं। इतिहास के उन पन्नों में जहां पे आपके लिए यूपीएससी के वो प्रश्न छुपे हैं जिनसे आप करके जो है इस मंजिल को पा सकते हैं। मेरा मकसद ही यही है कि आपको वो रास्ता दिखाया जाए जहां पे आपकी सही मंजिल है। किताबों के उन पन्नों में ही जाना पड़ेगा। इतिहास बहुत ज्यादा आपको कहानियों की ओर लेके जाता है, लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कहानियों से ज्यादा उन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है जो यूपीएससी में पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे चैप्टर से आपने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा कि पढ़ने का तरीका क्या है। इसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइन। अगर इसी तरीके की क्लासेस आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सुहेल सर आपको गाइड करें, और मुझे बहुत खुशी होगी, कृपया करके दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, और मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा कि मेरा एक कोर्स तमिलनाडु का भी शुरू हो रहा है, जहाँ पे मैं पूरी तमिलनाडु की बुक पढ़ाऊंगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन आते हैं।
पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपने हाथ से ही लिखता भी हूँ, मैं स्लाइड्स नहीं दिखाता हूँ। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न के लिए, कुछ भी जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।